जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं श्री ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 8 जिसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। जिसमें हमने लास्ट क्लास में समझा था सांप्रदायिक माहौल को कि भारत ने किस प्रकार से अपनी राजनीति का सांप्रदायिकरण किया, भारत की राजनीति का किस प्रकार से सांप्रदायिकरण किया गया और इस सांप्रदायिकरण में भाजपा का किस प्रकार से उदय हुआ। और हमने समझा, हमने गोधरा दंगे समझे, हमने गुजरात दंगे समझे, हमने बंबई दंगे समझे, हमने सारे दंगे समझे और इन सभी दंगों में एक चीज कॉमन थी, क्या? सांप्रदायिकता। धर्म के आधार पर यहां पर दंगे हुए थे। ये बात जान लो, धर्म के आधार पर जब दंगे होते हैं ना, वो लोग दंगे करते हैं जिन्होंने धर्म को कुछ नहीं पढ़ा होता और मरते मासूम हैं। जो लोग धर्म के लिए तलवार उठाते हैं ना, वो धर्म को कभी नहीं पढ़ते। ये बात जान लो आप। जो धर्म को पढ़ता है वो शांति की बात करता है, वो हिंसा की बात कभी नहीं करता। जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनको आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो आक्रोशपूर्ण बात कर रहे हो। वो हमेशा विनम्रतापूर्ण बातें करते हैं, विनम्र भाव से बात होती है उनकी। उनके शब्दों में आपको कभी आक्रोश नहीं दिखेगा, ये हकीकत है। तो चलिए आज एक नए चरण की तरफ चलते हैं और इस अध्याय को समाप्त करते हैं। आज का हमारा प्रमुख विषय होगा एक नई सहमति का उदय। सब कुछ हो गया, सारे प्रकरण हो चुके हैं, अब राजनीति एक नई तरफ जाएगी। राजनीति में एक नया बदलाव आएगा, नए लोग आएंगे, नई सरकार आएगी और फिर शासन 2004 के बाद शासन 10 साल के अस्थायित्व में चला जाता है। 10 साल तक देश में एक ही सरकार रहती है, एक ही व्यक्ति का नेतृत्व रहता है और सरकार अस्थायित्व में रहती है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं नई सहमति का उदय। आइए, 1989 के बाद की अवधि को कभी कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय की भी अवधि कहा जाता है। यदि आप इस दौर की राजनीति के जटिल चरित्र को समझना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत की तुलना करनी पड़ेगी। समझना ही बात। कांग्रेस और भाजपा की चुनावी जीत हार, बदलता परिदृश्य 1984 से लेकर 2004 तक का। भाजपा जो कि लाल में है और कांग्रेस जो कि नीले में है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं? 415 सीटें और वहीं भाजपा को सिर्फ 2। और फिर उसके बाद 1989 के चुनाव में कांग्रेस कितनी? कांग्रेस 197 और भाजपा 85। फिर 1991 के चुनाव में कांग्रेस को कितनी? 244 और भाजपा को कितनी? 221 सॉरी। फिर 1996 का चुनाव 160 140, यहां पर ही गठबंधन की सरकारें बनी हैं। फिर आता है 1998 का समय, जहां पर भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिलती हैं, 182 और कांग्रेस को 141। और फिर आता है 1999 का समय, जहां पर भाजपा को सीटें कितनी मिलती हैं? 182 और 114। किसको? कांग्रेस को। और फिर आता है 2004 का समय, जहां पर कांग्रेस 145 और भाजपा 138। समझ में आई बात? तो ये है कांग्रेस और भाजपा के बीच के चुनावी मुकाबले का रिजल्ट। और आप सब जान रहे हैं 2014 के बाद परिस्थितियां पूर्ण रूप से बदल गई हैं। भाजपा अपने शिखर पर है तो कांग्रेस अपने सबसे कमतर समय पर है, सबसे कम सीटें प्राप्त कर रही है। 100 सीटें भी नहीं प्राप्त कर पा रही है। 100 सीटें जिसे कहते हैं, 100 सीट भी नहीं प्राप्त कर पा रही है कांग्रेस। इतनी उसकी बदतर स्थिति हो गई है, इतनी बदतर। समझ में आई बात? आगे सुनिए। और ये बदतर स्थिति कांग्रेस ने खुद करी है, किसी और ने नहीं करी है।
आपने सही ढंग से इसका मतलब देश को संचालित नहीं किया। उसी का परिणाम है कि जनता को दूसरे की तरफ देखना पड़ा। गौर कीजिए कि इस अवधि में भाजपा और कांग्रेस कठिन प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। 1984 के चुनाव से तुलना करने पर आप इन पार्टियों की चुनावी सफलता में क्या अंतर पाते हैं? आप देखेंगे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिले वोटों का जोड़ दें तब भी 1989 के बाद से उन्हें इतने वोट नहीं मिले कि वे कुल मतों के 50% से ज्यादा हो। ठीक इसी तरह इन दोनों दलों की जितनी सीटें मिली उन्हें जोड़ें, आप देखेंगे कि ये सीटें लोकसभा की कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं है। तो बाकी वोट और सीट कहां गए? आप देखते हैं कि 1989 के बाद इन दोनों ही दलों को 2014 तक इन दोनों ही दलों को टोटल सीटों का आधी सीटें भी नहीं मिली हुई हैं। तो और सीटें कहां गई हैं? और सीटें कहां गई हैं भाई बताओ? और सीटें गई हैं क्षेत्रीय दलों के खेमों में। क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है इस समय काल में। इसीलिए तो मैंने कहा है ना, 1990 का शासन, 1990 की जो राजनीति है वो क्षेत्रीय दलों के उदय की राजनीति है। ये क्षेत्रीय दलों की उदय की राजनीति है। अब आपको क्षेत्रीय दल पता है कि नहीं पता? क्षेत्रीय दल, दो क्षेत्रीय दल के नाम बताओ जतिन। बीएसपी नहीं, बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है। DS4 कौन सी पार्टी है भाई? कहाँ है DS4? DMK है वो, DMK, ठीक है, वो तमिलनाडु की है। हाँ, ये एक क्षेत्रीय पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसका पूरा देश में संगठन है। कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे देश में संगठन है, वो पूरे देश में चुनाव लड़ती है। समझ रही बात? तो वो नहीं है। जैसे ये हो गई आपकी समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी हो गई, शिवसेना हो गई, ठीक है, ये शिवसेना, समाजवादी पार्टी, JDU, RJD, ये जितने भी दल हैं, ये जितने RLD, ये जितने भी दल हैं, ये क्षेत्रीय दल हैं जो ये सिर्फ क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में ही ये चुनाव लड़ते हैं। अब नहीं लड़ते तो और भी जगह है, लेकिन सीटें ही नहीं मिलती उन्हें, और जब तक सीटें नहीं मिलेंगी तब तक वो राष्ट्रीय दल नहीं बन सकता। आप किसमें हैं? आप आज के टाइम पर एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। क्यों? क्योंकि वो 2 विधानसभाओं में अपनी सरकार चला रही है। 2 विधानसभा उसके अधीन है। कौन कौन सी? एक पंजाब विधानसभा और एक दिल्ली विधानसभा। 2 राज्यों में उसकी सरकार है, और भी अन्य राज्यों में उसके विधायक जीते हुए हैं। समझ में आई बात? तो इसलिए ये एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये जो 1990 की राजनीति है, यहां पर प्रमुख भूमिका राष्ट्रीय दलों की नहीं रही है, यहां पर प्रमुख भूमिका क्षेत्रीय दलों की रही है शासन को संचालित करने में। आप ये जान लीजिए कि 1990 की राजनीति में लालू यादव, मुलायम सिंह यादव का बोलबाला था। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव का बोलबाला था। वो जिस पार्टी के सर पर हाथ रख देते थे, भाजपा में तो रखते नहीं थे, कांग्रेस में जब भी हाथ रख देते थे उसकी सरकार बन जाती थी। जिसके साथ वो चले जाते थे उसकी सरकार। राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा की सरकार में उन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है, उनके दलों का बहुत बड़ा योगदान है। समझ रहे हैं? तो ये बात आप जानिए, ये जो 1990 की राजनीति है उसमें राष्ट्रीय दल जो थे वो पीछे थे, और वहां पर क्षेत्रीय दल किंग मेकर थे। क्या थे? किंग मेकर। वो जिस पर अपना हाथ रखते थे वो सत्ता में बैठता था, और सत्ता को वो अपने हिसाब से चलाते थे। सत्ता को वो अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से चलाने का काम करते थे। समझ में आई बात? तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इस बात को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी। लेकिन 2014 के बाद सत्ता का मूड और जनता का मूड दोनों बदला है, और एक ही राष्ट्रीय पार्टी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब इस साल भी चुनाव है, देखते हैं क्या होता है।
क्या विपक्ष की स्थिति ठीक होती है कि और बदतर होती है? मोदी जी दावा कर रहे हैं कि उनके गठबंधन को 400 पार सीटें मिलेंगी और उनके खुद की पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें मिलेंगी। वो ये दावा कर रहे हैं, वो ताल ठोक कर कह रहे हैं। अब किस आधार पर कह रहे हैं? पंजाब के आधार पर, मेयर चुनाव के आधार पर कह रहे होंगे तो ठीक ही होगा। जैसे वहां धांधली करी, वहां भी धांधली करी, वहां भी धांधली कर लेंगे। अब आप खुद देखो, जब छोटे से चुनाव में आप धांधली कर रहे हो, तो जो राष्ट्र स्तर का चुनाव है वहां तो धांधली करते ही होंगे, क्या पता। आप देख रहे हो ना कि वो एक छोटा सा चुनाव, मेयर का चुनाव है, उसमें आपने धांधली कराई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्ध किया कि जो वहां पर इलेक्शन इंस्पेक्टर था उसने चुनाव के वोटिंग में हेर फेर करी है। तो आप खुद देखो ना, तो नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा, उसको कैंसिल किया जाएगा और उस व्यक्ति को दंड भी दिया जाएगा जिसने ये कुकर्म किया है। समझ रहे? लोकतंत्र में लोकतंत्र की इज्जत रहनी चाहिए। जनता की जो अपेक्षा है उसी पर वोट होने चाहिए और किसी पे वोट नहीं होने चाहिए। सरकार उसी की बननी चाहिए जिसको जनता चाहती है। जिसको जनता नहीं चाहती उसकी सरकार कदापि भी नहीं बननी चाहिए। आगे सुनिए। आइए दूसरे अध्याय की बातों को याद करें। आपने इस अध्याय में दो पार्टी तंत्रों के बारे में पढ़ा था। आइए इस किताब के आखिरी पन्नों पर नजर डालते हैं। यहाँ कांग्रेस और जनता पार्टी के तंत्र के आरेख पर गौर कीजिए। मौजूदा दलों में ऐसे कौन कौन से दल हैं जो ना तो दलों के कांग्रेस परिवार में थे और ना ही जनता पार्टी परिवार में। 90 के दशक में राजनीतिक मुकाबला भाजपा 3 गठबंधन और कांग्रेस नीत गठबंधन और भाजपा नीत गठबंधन के बीच चला। क्या आप ऐसी पार्टियों की सूची बना सकते हैं जो दोनों में से किसी गठबंधन में शामिल नहीं थे? तो भैया आप सबकी ड्यूटी है कि ऐसे कौन से दल थे जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं थे। ना एनडीए में शामिल थे और ना ही यूपीए। एनडीए किसका गठबंधन है? एनडीए भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और यूपीए किसका गठबंधन है? कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, है नहीं है। अब उसका गठबंधन का नाम क्या है? इंडिया अलायंस। समझ में आई बात? तो अब तो उनके गठबंधन का नाम ही बदल गया है। ठीक है, तो वो यूपीए था, अब एनडीए। तो ये बात आप ध्यान रखना है, ये आपको याद रखनी है बात। ठीक, आगे सुनिए। 2004 के लोकसभा चुनाव, 2004 के लोकसभा चुनाव में क्या होता है? सुनना बहुत ध्यान से, सुनना है बहुत ध्यान से। ठीक है, 2004 के चुनाव में कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई। राजग की हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए साप्रंग की सरकार बनी। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। साप्रंग को वाम मोर्चा ने समर्थन दिया। 2004 के चुनाव में एक हद तक कांग्रेस का पुनर्स्थापन भी हुआ। 1991 के बाद इस दफा पार्टी की सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ी। बहरहाल 2004 के चुनाव में राजग और साप्रंग को मिले कुल वोटों का अंतर बड़ा कम था। इस तरह दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई थी। समझ में आई बात? जो 1970 के चुनाव में दलीय प्रणाली थी वो अब नहीं थी, अब नहीं थी। अब 2004 वाली स्थिति में कांग्रेस की वो स्थिति नहीं थी जो 1970 के चुनाव में थी। 1970 में 400 सीटें मिली। समझ में आई बात? 1970 के चुनाव में कांग्रेस की अलग स्थिति थी और अब देखो, अरे वो अलग है, छोड़ो उसको। हम 1970 जब दलीय प्रणाली का पूरा एकजुट हुआ, फिर जब कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने एक बड़े मार्जिन के साथ अपनी सरकार बनाई। समझ में आई बात? एक बड़े मार्जिन के साथ अपनी सरकार स्टैब्लिश की, लेकिन यहां पर वो पुनर्स्थापना नहीं हो पा रही है। यहां पर उनका वो स्वरूप नहीं देखने को मिलता जो स्वरूप उन्हें उस समय देखने को मिलता है। जनता पार्टी की सरकार के बाद जब फिर से
इंदिरा गांधी सरकार में आती है तो इंदिरा गांधी एक बड़े मार्जिन के साथ सरकार में आती है, छोटा मार्जिन नहीं होता उनके पास। लेकिन यहां पर आप देखिए कि कांग्रेस सरकार में आई तो गठबंधन में आई, खुद के बल पर नहीं आ पाई। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर राजनीति का पूरा स्वरूप ही बदल गया था। यहां अब कांग्रेस का वो दबदबा नहीं रह गया था जो दबदबा उसका पुराने दौर में था। 1970 के दौर में जो उसका दबदबा था, राजनीतिक दबदबा था, अब वो राजनीतिक दबदबा नहीं रह गया था। अब वो अपने दम पर नहीं, अपने गठबंधन के दम पर सरकार बना रही है। समझ में आई बात को सुनो। अब वो अपने दम पर नहीं, अपने गठबंधन के दम पर सरकार बना रही है। तो ये अंतर है, ये एक बड़ा अंतर है। समझ रहे? जनता पार्टी की सरकार के बाद जब चुनाव हुए थे, 1980 में, तो कांग्रेस ने अपने दम पर अपनी सरकार को बनाया था। लेकिन यहां पर उसे गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। यहां पर उसे गठबंधन का सहारा, इसका मतलब कांग्रेस की जो राजनीतिक भूमिका थी अब वो वैसी नहीं रह गई जैसे पहले थी। जैसे पहले थी, जो भूमिका उसकी पहले थी, अब वो उसकी भूमिका नहीं रह गई थी। अब वो उस प्रसंग में नहीं थी जिस प्रसंग में वो पहले थी। जो उसकी स्थिति पहले थी, अब वो स्थिति उसकी नहीं रह गई थी। ये मैं कह रहा हूं। भेजे में बात गई? पक्का? चलो आगे सुनिए। ठीक है। 1990 के दशक के बाद से हमारे सामने जो राजनीतिक प्रक्रिया आकार ले रही है, उसमें हम मुख्य रूप से 4 तरह की पार्टियों के उभार को पढ़ सकते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल दल, भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल दल, वाम मोर्चा के दल और कुछ ऐसे दल जो इन तीनों में से किसी में शामिल नहीं है। इस स्थिति से संकेत मिलते हैं कि राजनीतिक मुकाबला बहुकोणीय हो गया। इन स्थितियों को एक तकाजा राजनीतिक विचारधारा में हेरफेर भी है। तो अब आप पहले जहां दो दलों के बीच में संघर्ष था, अब मामला 4 लोगों में बढ़ गया था। सिर्फ 2 लोगों के बीच में मुकाबला नहीं रह गया। 1990 के बाद राजनीति के समीकरण में 4 कोण आ गए थे। 4 स्तंभों पे भारत की राजनीति खड़ी हो गई थी। भारत के जनता के पास 4 विकल्प थे। उन चारों विकल्प में से वो किसी भी विकल्प को चुन सकती थी अपने देश की शासन व्यवस्था के लिए। समझ में आई बात? तो भारत की जनता के पास इस समय काल में ज्यादा विकल्प आ गया था। इसीलिए तो किसी भी दल को क्या नहीं मिल पा रहा था? बहुमत नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए तो किसी दल को बहुमत नहीं मिल पा रहा था। और सरकारें किस आधार पर बन रही थी? सरकारें गठबंधन के आधार पर बन रही थी, नेगोशिएशन पर बन रही थी। समझ में आई बात? आगे सुनो। बढ़ती सहमति। बहरहाल अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति है। कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति उभरती सी जान पड़ रही है। इस सहमति में 4 बातें हैं। पहली, नई आर्थिक नीति पर सहमति। सब दलों की नई आर्थिक नीति पर सहमति है। क्यों? क्योंकि सबको पैसा आ रहा है भाई। सबको प्राइवेट कंपनियां पैसा दे रही है, चंदा दे रही है। कौन सा दल है जिसको प्राइवेट कंपनियां पैसा नहीं दे रही है? जिन दलों का उन्हें पता है कि ये दल उस राज्य में दबदबा रखता है, उस दल को हर बड़ा कॉर्पोरेट हाउस पैसा भेज रहा है। सबको पता है कि अभी इस राज्य में, उत्तर प्रदेश में 3 पार्टियों का प्रभाव है। कौन सी? भाजपा, समाजवादी और कांग्रेस। थोड़ा कांग्रेस का बहुत कम है, लेकिन है उसका भी, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, इसलिए उसका डोमिनेंस है, हम मान के चल रहे हैं। तो किसी को भी उत्तर प्रदेश में बिजनेस करना है भाई, उत्तर प्रदेश की मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है, जनसंख्या ज्यादा है तो मार्केट भी बड़ी है। तो अगर किसी को उत्तर प्रदेश में काम करना है, उत्तर प्रदेश में अगर काम करना है
तो फिर तो उत्तर प्रदेश की सरकारी कंपनी सरकार को पैसा देना ही पड़ेगा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। इसीलिए आज के टाइम में सारी पार्टियां नई आर्थिक नीति को सपोर्ट करती हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इसीलिए सभी राजनीतिक दलों ने सपोर्ट किया हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, सबको पैसा जा रहा है भाई, सबके जेब में पैसा आ रहा है, सबका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, इसलिए सब उसका सपोर्ट कर रहे हैं। सीधी बात, नो बकवास। किसी को ज्यादा जा रहा है तो किसी को कम जा रहा है। मैंने जब आपको ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने जब आपको राजनीतिक कारण बताया था, तो उसमें मैंने पूरी बातें स्पष्ट करी थी, सारी बातें स्पष्ट करी थी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस विपक्ष में तो कांग्रेस को पैसा नहीं जा रहा, कांग्रेस को भी जा रहा है। नहीं तो कांग्रेस पूर्ण रूप से उस नीति का विरोध नहीं करने लगेगी भाई। उस नीति का उतना ही विरोध करवाना है जितना कि कॉर्पोरेट हाउस के लिए सही हो, उसके बाद उस नीति का विरोध नहीं होना चाहिए। समझ नहीं बात? सबको पता है कि एक ना एक दिन तो कांग्रेस फिर से आएगी ही, रिवाइव करेगी वो। तो फिर बाद में थोड़ी ना पंगा लेना, एक दिन थोड़ी ना बिजनेसमैन को भी काम करना है। बिजनेसमैन तो लॉन्ग टाइम सोचता है ना, उसको तो सबके साथ अपना संगठन बना के रखना है, बैलेंस ऑफ पावर रखनी है। ना ज्यादा कांग्रेस की चाटनी है, ना ज्यादा भाजपा की, उसे तो सिर्फ अपने बिजनेस की चाटनी है। उसका बिजनेस जिससे बनता है वो उसका चाटेगा, काम खत्म। ये बात जान लो, यही कॉर्पोरेट हाउसेस की स्ट्रेटेजी होती है। वो कभी बर्बाद नहीं होते, चाहे किसी का भी शासन क्यों ना हो, क्योंकि वो सबके मुंह में पैसा ठूसते हैं। वो सबके मुंह में पैसा ठूसते हैं, किसी को कम ठूसते हैं, किसी को ज्यादा ठूसते हैं, लेकिन ठूसते सबके मुंह में। और लूटते किसको? इस देश की जनता को लूटते हैं, इस देश की जनता को लूटते हैं। जी हाउस के मालिक जो हैं, जी न्यूज के जो मालिक हैं, उनके ऊपर 800 करोड़ का कर्जा था और भारत सरकार ने उस कर्जे को माफ कर दिया। 800 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया भाई? क्योंकि आज जी न्यूज मोदी मोदी चल रहा है बस, इसलिए माफ कर दिया। किसान का माफ किया? किसान का माफ किया? छोटे व्यापारी का माफ किया? क्योंकि वो उनका माहौल बनाने में मदद नहीं कर रहे, वो उनकी फ्री पब्लिसिटी नहीं कर रहा है। समझ में आई बात? इसीलिए आप जाके देखो, जी न्यूज को देखोगे आप, जी न्यूज पे कभी भी मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला जाता, एक शब्द। चाहे गलत हो तो भी मोदी जी सही, और सही है तो सही तो नहीं है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। किसानों को हर परिस्थिति में गलत बताया गया होगा, किसान बिल के टाइम मोदी जी को गलत नहीं बताया। वो परमात्मा है भैया, उनके खिलाफ कैसे बोल जाएंगे? भगवान की वही तो सच्चे अवतार है, वही तो विष्णु के 11वें अवतार है ना। कल्कि से पहले वही आ गए हैं। अरे भगवान, समझ में आई बात? तो इसीलिए चाहे देश, अब भाई कोको कोला भी तो सबके मुंह में पैसा डाल रहा है ना। कोको कोला बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है। कोको कोला हो गया, फेसबुक हो गया, मेटा, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है मेटा, लेकिन सरकार उसे चलने दे रही है। क्यों चलने दे रही है? क्योंकि पैसा खा रही है सरकार। सरकार नहीं खाती, सरकार में बैठे लोग खाते हैं। चीन के ऐप क्यों चल रहे हैं भारत में? सरकार को पैसा जा रहा है, अर्थात पार्टी को पैसा जा रहा है। जो पार्टी एक समय में सिर्फ 400 करोड़, उससे भी कम पैसा रखती थी, आज वो 1400 करोड़ की पार्टी बन गई है। 10 साल में 1400 करोड़ की पार्टी बन गई है। अब आप समझ सकते हो, फिर समझ सकते हो, इससे ज्यादा ही होंगे। ये तो मेरे मुंह से गलत निकल जाएगा। ये तो वो आंकड़ा है जो सरकार ने पब्लिश कर रखा है जनता के लिए कि हमारे पास इतने एसेट्स हैं, इतने एसेट्स हैं। चाहे सुन लो, आज चाहे हर जिले में अस्पताल हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर जिले में कार्यालय हैं, हर जिले में कार्यालय हैं उनके, और वो भी फुल फर्निश्ड, फुल एसी। समझ में आई बात?
लग्जरी होटल जैसे हैं उनके कार्यालय, मुफ्त में तो नहीं बने हैं ना भाई ये। इन सब चीजों को भी तो स्टडी करो ना, तब पता चलेगा कि क्या कैसे चल रहा है। और मैं नहीं कहता कि सिर्फ एक पार्टी चोरी करती है, सारी चोरी करती है, सबकी सब। क्योंकि जनता ही चोर है तो शासन भी तो चोर होगा। कहते हैं ना, जैसी जनता वैसा शासन, जैसी जनता वैसा शासन। आगे सुनो, कई समूह नई आर्थिक नीति के खिलाफ है, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में है। अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। सबको पता है कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति, मतलब सब दलों ने मान लिया है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। राजनीतिक, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है ओबीसी, ओबीसी के खिलाफ जो जाएगा इस देश में सत्ता अपनी नहीं बना पाएगा, ये बात जान लो। ओबीसी के खिलाफ अगर कोई जाता है तो इस देश में वो अपनी सरकार कभी नहीं बना सकता, सत्ता में वो बैठ नहीं सकता अगर उसने ओबीसी के खिलाफ कुछ किया, क्योंकि ओबीसी जातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला समूह है कौन? ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, हिंदुओं में सबसे बड़ा है। राजनीतिक दलों ने पहचान लिया है कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की जरूरत है। इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में है। राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले। और तीसरा क्या है? तीसरा, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। तो भाई ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि 1990 की राजनीति के बाद देश में प्रांतीय या क्षेत्रीय दलों का बोलबाला बढ़ गया है और आज राष्ट्रीय दल भी उनको महत्व देते हैं। जैसे देख लो, कांग्रेस आज के टाइम पर राष्ट्रीय दल है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में किसके साथ नेगोशिएट कर रही है? समाजवादी पार्टी के साथ। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसका वहां पर सबसे ज्यादा होल्ड है, वो वहां का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, सबसे बड़ा विपक्षी दल है। तो उसके पास जितना बड़ा वोट बैंक है उतना बड़ा वोट बैंक किसी और के पास नहीं है, कांग्रेस के पास तो खासकर नहीं है। समझ में आई बात? आगे सुनो, प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। हमने इस अध्याय में देखा कि प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझेदार बन रहे हैं और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथा, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर और विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़। अब जो गठजोड़ हो रहे हैं वो पॉलिटिकल फायदों को देखकर हो रहे हैं। सीधी बात मैं बता रहा हूं आपको। गठजोड़ का मतलब क्या? मतलब गठबंधन का आधार अब विचारधारा नहीं रह गई है कि मेरी और आपकी विचारधारा एक है तभी हम दोनों बैठेंगे एक साथ। अब गठबंधन बनने का आधार क्या है कि अब पावर शेयरिंग और प्रॉफिट शेयरिंग क्या है उस पर बनेगी बात। विचारधारा आज के टाइम पे जिसको कल तक गाली दे रहे थे आज उसी के साथ बैठ गए हैं। फिर बिहार जाए देख लो, कहीं भी देख लो, जिसको कल तक गाली दे रहे थे उसी के साथ आज बैठे हैं, सत्ता शेयर कर रहे हैं। समझ रहे? पावर मैटर करती है, सीट बीट जाए भाड़ में, पावर मैटर करती है कि पावर कैसे अपने हाथ में रखी जाए। मेन पर्पस है पावर को कंट्रोल करना। पावर जिसके हाथ में उसी की बोलबाली। समझ में? पावर कैसे भी आए अपने पाले में आए, बस ये है आज के टाइम पे। विचारधारा जाए पानी में, विचारधारा का कोई खेल नहीं है। चाहे आपकी मेरी विचारधारा मिलती हो या ना मिलती हो, पर हम दोनों के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग अच्छे से हो रही है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ काम कर लेंगे। और जैसे ही हम दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग में दिक्कत आएगी हम दोनों का नाता टूट जाएगा। नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ नाता क्यों तोड़ा? क्योंकि आपने देखा कि
तेजस्वी यादव उनसे बड़ी छवि बनते चले जा रहे थे, इसलिए उनसे उन्होंने अपना नाता तोड़ दिया। समझ में आई बात? गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता के में हिस्सेदारी की बातों पर जोर दे रहे हैं। अंडरलाइन करते चलना। जो मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए और सरकार बनाई जो 5 साल तक चली। बहुत से ऐसे दल हैं जो भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमति नहीं रखते, फिर भी वो भाजपा के साथ हैं, बस इसलिए क्योंकि सत्ता चाहिए। बस सत्ता कैसे भी मिले, पर सत्ता मिले तो सत्ता चाहिए, बस सत्ता के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस सत्ता चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, कैसे भी मिले पर मिले। कल तक जो नेता भाजपा को गरिया रहे थे, गरिया, आज वो भाजपा के साथ एक ही थाली में बैठकर रोटी खा रहे हैं। जिंदगी में कभी नहीं आना चाहिए। समझ में आई बात? बहुतों ने कहा है, अरे बहुत से नेता भी हैं, मैं नेताओं के नाम भी, चाहे वो रवि किशन को ले लो, चाहे वो मनोज तिवारी को ले लो, चाहे निरहुआ को ले लो, ये जितने भी फिल्म स्टार हैं, ये सब पहले भाजपा को गरिया चुके हैं, भाजपा में ही हैं। सिर्फ सत्ता के लिए, इनको भाजपा से प्यार नहीं है, भाजपा की विचारधारा से प्यार नहीं है, सिर्फ सत्ता से प्यार है, सत्ता से प्यार। आप देखना, मैं आज आपको बता रहा हूं, जिस दिन देश में सरकार बदलेगी उस दिन देख लेना बहुत से नेता भाजपा से निकलकर कांग्रेस में और कांग्रेस के गठबंधन के दलों में जाएंगे। आपने देखा होगा 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आपने ये देखा होगा कि बहुत से नेताओं ने जो पहले भाजपा के गठबंधन में थे वो बदल के समाजवादी पार्टी के गठबंधन में गए थे। बहुत से, राजभर नाम सुना होगा आपने, ओपी राजभर एक है, आप तो जानते हो, सुना होगा नाम, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो देखता होगा उन्हें राजभर का नाम बहुत अच्छे से पता होगा। 2022 में वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में थे और फिर समाजवादी पार्टी हार गई तो उनके साथ गठबंधन तोड़ के फिर भाजपा में चले आए। ये सत्ता चाहिए, बस सत्ता के अलावा कुछ नहीं, चाहे हमारे और आपकी विचारधारा मिले या ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अलग चीज के लिए लड़ रहे हैं, मैं अलग चीज के लिए लड़ रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पावर शेयरिंग चाहिए, बस कुछ काम खत्म। आगे सुनो, ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव हैं और आगामी राजनीति इन्हीं बदलाव के दायरे में आकर आकार लेगी। भारत की राजनीति के इस अध्याय की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस किस तरह एक प्रभावशाली पार्टी बनकर उभरी। इस स्थिति से लेकर अब तक हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धी राजनीति के बीच मुख्य राजनीतिक दलों में कुछ एक मसलों पर सहमति है। अगर राजनीतिक दल इस सहमति के दायरे में सक्रिय हैं तो जन आंदोलन और संगठन विकास के नए रूप, स्वप्न और तरीकों की पहचान कर रहे हैं। गरीबी विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के मसले जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आ रहे हैं। ये आंदोलन राज्य की उसी जिम्मेदारी के प्रति सचेत कर रहे हैं। इसी तरह लोग जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय, लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति जारी रहेगी और यह राजनीति इस अध्याय में वर्णित कुछ चीजों के मंथन के बीच आकार ग्रहण करेगी। समझ रहे हैं ये बात? तो ये तो चलती रहेगी भारत में राजनीति। आज कोई और ताकतवर है, कल कोई और ताकतवर होगा। एक बात जान लो, इस भारत से लोकतंत्र कभी नहीं जा सकता जब तक इस देश की जनता जागरूक रहेगी। जिस दिन जनता ने किसी एक विचारधारा का कपड़ा ओढ़ लिया अपने माथे पर, तो देश ही बेड़ा गर्क हो जाएगा, देश फिर गुलाम बन जाएगा। लेकिन जब तक उसके ऊपर सिर्फ एक विचारधारा का कम्बल नहीं चढ़ता, तब तक इस देश का लोकतंत्र कभी नहीं मिट सकता। इस देश का लोकतंत्र कभी नहीं मिट सकता। समझ में आ गई बात?
लेकिन तब तक जब तक कि एक विचारधारा का चादर ना ओढ़ा जाए। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।